हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में तो हम लोग बहुत पहले से प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं। इसमें जो एक इक्वेशन है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड जो ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, CHL लिख रही हूँ, उससे बन रहा है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस ऑक्सीजन इवॉल्व होता है जो कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं। इस इक्वेशन में होता ये है कि जो वाटर है, ये जो वाटर है इसका एक्चुअली में यहाँ पे ऑक्सीजन के फॉर्म में इवॉल्व होता है ऑक्सीजन, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हो रहा है एक्चुअली में ग्लूकोज बनाने में। तो आपको ये चीज़ पता है कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने का व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड मेकिंग ऑफ दिस ग्लूकोज। तो देखिए, ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और जब इसमें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या हम कह सकते हैं कि जब इसका ऑक्सीजन आएगा तो इसका ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने की वजह से इसमें से कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी। उस एनर्जी रिलीज़ का कुछ एक फॉर्म होगा, एक कुछ केमिकल नेचर होगा या एक केमिकल बॉन्ड होगा। तो ये एक केमिकल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है और इसी को ही हम कहते हैं ATP। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? ATP। तो इसका मतलब जो ग्लूकोज था उसमें क्या है? ATP, जो बाद में किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, रेस्पिरेशन में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, बेसिकली जो भी हम दिनचर्या कर रहे हैं अपना, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ATP का बहुत बड़ा रोल है। तो ये प्रोसेस जिसमें ATP बन रही होती है, रिलीज़ हो रही होती है, और इसमें ग्लूकोज ऑलरेडी बन चुका होता है, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो इस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन में। इस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन में। लेकिन ये ग्लूकोज एक्चुअली में बना कैसे? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बना है, तब जाके ग्लूकोज बना है। अब ऑक्सीजन भी तो बना है। तो ये जो है, ये 2 स्टेप प्रोसेस हो रही है जो आज हम पढ़ेंगे। एक है ग्लूकोज का बनना और एक है ऑक्सीजन का बनना। मेनली फोटोसिंथेसिस में हम 2 रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक होगा कि ऑक्सीजन का कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, या ऑक्सीजन इवॉल्व का क्या रीज़न है, क्या प्रोसेस है, उसके पीछे की क्या स्टेप्स है। और दूसरा है कि C6H12O6 कैसे बन रहा है, उसका सिंथेसिस कैसे हो रहा है। तो ये चीज़ होता है, मेनली हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ रहे होंगे। साथ में पता ही है कि वाटर थोड़ा बहुत तो रिलीज़ होगा ही, रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन जैसी प्रोसेसेस में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान वाटर भी रिलीज़ होगा। अब देखिए, अगर हम फोटोसिंथेसिस को ऐसे बोले कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस में दो प्रोसेस हो रही है या 2 फेज़ हो रहा है। एक होता है फोटोकेमिकल फेज़ हो रहा है, जिसमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ रही है, फोटोकेमिकल फेज़ हो रहा है। और दूसरा होता है मेनली जहाँ पे बायोसिंथेटिक फेज़ हो रहा है, जहाँ पे मेनली अब क्या बनेगा, इस फोटोकेमिकल फेज़ से जो भी चीज़ें बन के आ रही है, जो भी चीज़ें आ रही है, जो भी रॉ मटेरियल्स आ रहा है, वो फोटोसिंथेटिक फेज़ में काम आएगा ताकि क्या बन पाए? ग्लूकोज बन पाए, C6H12O6 बन पाए। तो फोटोकेमिकल फेज़ में मेनली क्या बन रहा है? फोटोकेमिकल फेज़ में बन रहा है ATP और NADPH बन रहा है। देखिए, ये है फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर ही, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही, लेकिन वो दो दो हिस्सों में बटी हुई है। तो एक फोटोकेमिकल फेज़ में और एक बायोसिंथेटिक फेज़ में। इस चीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि फोटोकेमिकल फेज़ में जो ATP और NADPH बनता है, उसका यूटिलाइजेशन होता है बायोसिंथेटिक फेज़ में, जो बाद में होती है, जो फोटोकेमिकल फेज़ के बाद में होती है, फॉलोड बाय बायोसिंथेटिक फेज़, ठीक है। तो उससे क्या बन रहा होता है? ग्लूकोज। तो अभी हम पढ़ेंगे ये फोटोकेमिकल फेज़ के बारे में पढ़ेंगे।
इसी फोटोकेमिकल फेज में ही तो O2 इवॉल्व होगा। तो जो हमने पहले कहा फोटोसिंथेसिस में O2 इवॉल्व हो रहा है और C6H12O6 का सिंथेसिस हो रहा है, तो एक्चुअली में ये जो O2 इवॉल्व हो रहा है वो फोटोकेमिकल फेज में ही हो रहा है। इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो H2O में क्या है, H है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए जब ये कन्वर्ट हुआ, कह रहे हैं हम कि जो वाटर है वो टूट के ऑक्सीजन में बन रहा है, तो ये इसका मतलब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो टूट रहा है, वो स्प्लिट हो रहा है और सिर्फ ऑक्सीजन निकल रहा है। तो इसका मतलब कि इसमें ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ। तो वाटर का क्या होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, क्योंकि वाटर यानी कि वाटर में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है और सिर्फ ऑक्सीजन मिल रहा है हमें, तो ऑक्सीडेशन है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में ऑलरेडी ऑक्सीजन अटैच है, उसको फिर बाद में जाके वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में, जिसमें कि हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड में पहले ऑक्सीजन था, ये पहले एक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि इसमें हाइड्रोजन आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इसमें हाइड्रोजन आ गया तो इसका रिडक्शन ही हुआ होगा। ये चीज़ याद रखनी है हमें, दो चीज़ें याद रखनी है। एक इतने पूरे स्टेप्स में हमें ये चीज़ें याद रखनी है कि वाटर का स्प्लिट होगा, या वाटर कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। ये जो फोटोकेमिकल फेज़ है इसी को ही दूसरे शब्दों में हम कह देते हैं लाइट रिएक्शन, इसी को ही हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। और जो बायोसिंथेटिक फेज़ है उसको हम कह देते हैं डार्क रिएक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में, तो देखते हैं। देखिए अगर जब हम लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो जैसे ये मान लीजिए ये लीफ है ना, लीफ में ही तो एक्चुअली में खाना बन रहा होता है, फूड बन रहा होता है। देखिए अब लीफ में क्या होता है प्रेजेंट, क्लोरोफिल, लीफ में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। लेकिन क्लोरोफिल भी कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपको पता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एक सेल ऑर्गेनिल में जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। थोड़ा क्लोरोप्लास्ट के बारे में देख लेते हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट अगर मैं बनाती हूँ तो मैं इस प्रकार से एक टब शेप का बना रही हूँ क्लोरोप्लास्ट। आपने देखा होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्टैक्स ऑफ कॉइन्स की तरह एक मेम्ब्रेनस सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसी मेम्ब्रेनस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, थाइलेकोइड कहते हैं या फिर ग्रेना कहेंगे। ये देखिए ये जो स्टैक्स ऑफ कॉइन्स की तरह अरेंज्ड है, स्टैक्स ऑफ कॉइन्स की तरह एक के ऊपर एक अरेंज्ड है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रैनल सिस्टम कह रहे हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, ग्रैनल सिस्टम। और जो इसके बाद बाकी जो भी चीज़ें हमें साइटोप्लाज्मिक चीज़ें या साइटोसोल की तरह जो दिख रहा है वो क्या होगा, वो स्ट्रोमा होगा। तो मैं आपको ये जो है ये ग्रैनुल सिस्टम जो है, ये ग्रैनुल सिस्टम जो है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए ये जो है ये जो बनाया है ये इस तरीके से कॉइन के शेप का, ये है ग्रैना या ग्रैनम कह सकते हैं इसको, ग्रैनम, ठीक है। ये कैसा है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है क्योंकि मेम्ब्रेन से बना हुआ है ये, ठीक है। तो इसमें भी हम जो है एक की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक कॉइन की बात कर रहे हैं, उस एक कॉइन को हम कहते हैं थाइलेकोइड, उस एक कॉइन को हम थाइलेकोइड कहेंगे। क्लोरोप्लास्ट तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लेकिन थाइलेकोइड कैसा होता है, थाइलेकोइड का सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होता है। तो यदि मान लीजिए थाइलेकोइड कुछ इस शेप का है, लेकिन अगर इसको मैं इस तरीके से बनाती हूँ थाइलेकोइड को, देखिए ये इस तरीके का है थाइलेकोइड, मतलब ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड मत समझना आप इसे, ये थाइलेकोइड जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन ही है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है। क्योंकि इसमें देखिए मैं आपको बताती हूँ कि सिंगल मेम्ब्रेन ये ऐसे है कि देखिए हमें पता है कि कोई भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है या मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना होता है। तो देखिए फॉस्फोलिपिड में ये हेड हो गया और ये टेल हो गया, हाइड्रोफोबिक टेल, ये हेड हो गया, हाइड्रोफोबिक टेल हो गया, ये हाइड्रोफिलिक हेड, ये हाइड्रोफोबिक टेल। तो आपको पता है ये लिपिड बाइलेयर आपने देखा होगा, तो लिपिड बाइलेयर का मेम्ब्रेन होता है। तो इस प्रकार से ये है, तो क्या ये डबल मेम्ब्रेन है, नहीं, ये सिंगल मेम्ब्रेन ही है, ठीक है। इस हिसाब से मैं अगर इसको इस तरीके का शेप दे दूँ, ये इस तरीके का शेप है, ये बिल्कुल इस तरीके का शेप, ठीक है। ये जो अपन ने अभी थाइलेकोइड
देखा सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसका है ना, वो जो है वो इस तरीके का मैंने इसको स्क्वायर के शेप में बनाया। और यहाँ पे लिपिड बाइलेयर बताया मैंने, ये जो है ये लिपिड बाइलेयर है। तो है ना, लिपिड बाई लेयर है LBL। अब आपने मेम्ब्रेन देख लिया कैसा है। और ऑब्वियसली बात है कि जैसे अगर मान लीजिए कि ये अगर एक स्ट्रक्चर है आपका, मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन बना दिया, अंदर भी इसका कुछ है। अंदर जो होता है, अब इसके जो साइटोप्लाज्मिक या जो खाली स्पेस होता है, इसको अब हम स्ट्रोमा नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे ल्यूमेन। खाली स्पेस होता है ल्यूमेन, ठीक। क्लोरोप्लास्ट का जो साइटोसोलिक एरिया था उसको हमने कहा था स्ट्रोमा। और उसके अंदर जो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर जो अब एक खाली स्पेस है उसको हम कह रहे हैं ल्यूमन। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। लेकिन इन ग्रैनुल सिस्टम को कनेक्ट करने वाले कुछ इस तरीके के ट्यूबुलर सिस्टम भी तो है, ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स भी तो है। देखिए ये जो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन बनाए, इनका भी तो कुछ नाम होगा। तो जी हाँ, ये है स्ट्रोमल लेमिली, इनको हम कहते हैं स्ट्रोमल लेमिली। ये हो गया ग्रैनल लेमिली या ग्रैनल सिस्टम या ग्रैनल लेमिली कहेंगे इसको। और जो इन दो ग्रैनल सिस्टम को जोड़ने वाला जो कनेक्टिंग ट्यूबुलर सिस्टम है, ट्यूबुलर मेम्ब्रेन है, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमल लेमिली। जैसा कि हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, तो कहाँ होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर? तो हमने अभी देखा थाइलेकोइड और स्ट्रोमल लेमिली और ग्रैनल लेमिली, ये सब चीज़ें हैं। तो फिर क्लोरोफिल का जिक्र कहाँ आया? तो क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है इसी मेम्ब्रेन में। यही जो मेम्ब्रेन है ना, यही जो मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का जो मेम्ब्रेन होगा वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा। मतलब अगर एक मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की होती है तो दो मेम्ब्रेन एक और लिपिड बाइलेयर की होगी। ये खुद लिपिड बाइलेयर जो होती है कुछ इस प्रकार की होती है। ये एक लेयर बनाया, ये एक लेयर बना दिया, ये ऐसा बना दिया, ये इसका हेड, ठीक है। ये तो सिंगल मेम्ब्रेन हो गई। लेकिन फिर एक और लिपिड बाइलेयर का लेयर होगा ना, क्योंकि डबल मेम्ब्रेनस है। तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस होता है, लेकिन जो थाइलेकोइड होता है वो सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। ये बेसिक चीज़ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं क्लोरोप्लास्ट का अगर डबल मेम्ब्रेन बता रही हूँ, एक बाहर है और एक अंदर की तरफ है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ है, तो ये पूरा लेयर में, ये जो पूरा अंदर का जो एक मेम्ब्रेन है उसमें ये पूरा स्ट्रक्चर आएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर आएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर आएगा। और जो एक बाहर वाला जो एक और आउटर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का, उसमें ये वाला स्ट्रक्चर आएगा। तो इस हिसाब से एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, चार लिपिड लेयर होती है, ठीक है। तो लेकिन हम बात करेंगे थाइलेकोइड की। थाइलेकोइड में तो सिर्फ एक सिंगल लिपिड बाइलेयर होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होता है। दो मेम्ब्रेन नहीं बताया है मैंने, यहाँ एक ही मेम्ब्रेन है। लिपिड बाइलेयर को बताने के लिए मैंने यहाँ दो मेम्ब्रेन बताया है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो हमने बात कर लिया क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है वो इसी मेम्ब्रेनस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होती हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है लाइट को एब्जॉर्ब करने की। और लाइट में आपको पता है कि लाइट एब्जॉर्ब होता है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ का, ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ में लाइट, किसी भी कोई भी लाइट स्पेसिफिक वेवलेंथ की होती है ना। तो इसीलिए तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वो होते हैं जो कि लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ के। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में हमने तो सिर्फ क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा है, लेकिन नहीं, क्लोरोफिल के अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। तो एक कैटेगरी होती है यूनिवर्सल की, यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की, और एक होती है नॉन यूनिवर्सल कैटेगरी, ठीक है। तो यूनिवर्सल ऐसा होता है कि जो सभी फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में, फिर चाहे वो बैक्टीरिया हो, है ना, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो ये प्रोटिस्टा हो, है ना, यूग्लिना जैसे यूग्लिनॉइड्स वगैरह जो होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, और एल्गी, ब्रायोफाइट्स, सैलिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में होगा। वो पूरी प्लांट किंगडम जो हम देखते हैं उन सभी में ये प्रेजेंट होते हैं ये पिगमेंट। यूनिवर्सल में भी जो आता है वो होता है यूनिवर्सल नेसेसरी,
ठीक है। यूनिवर्सल नेसेसरी आता है, मतलब नेसेसरी तौर पे ये तो प्रेजेंट होगा ही, और मेन होता है ये होता है मेन। और दूसरा होता है यूनिवर्सल एक्सेसरी, जो कि जस्ट एक्सेसरी के तौर पे है, साइड बाय रोल है, लेकिन प्रेजेंट तो सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में होगा। ठीक है। तो मेन जो राजा है वो होगा आप हमारा जो क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल ए। और जो एक्सेसरी होता है वो पर यूनिवर्सल है, सभी में पाया जाएगा, सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में, वो होता है कैरोटीनॉइड्स। आया। अब नॉन यूनिवर्सल देख लेते हैं। जो नॉन यूनिवर्सल होता है वो सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाएगा, फाउंड इन सम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, सम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म? तो वो होते हैं क्लोरोफिल ए, तो यहाँ पे आ गया, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। फिर उसके बाद और भी होते हैं, जैसे फाइकोबिलिन्स भी होते हैं। फाइकोबिलिन्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फाइकोसाइनिन होते हैं और फाइकोइरिथ्रिन होते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फाइकोइरिथ्रिन, तो देखिए जैसे कि क्लोरोफिल ए होता है वो तो सभी में पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए जो होता है वो सभी ऑर्गेनिजम्स में पाया जाएगा, तो इसको अभी रहने देते हैं। एक्सेसरी जो होता है इसमें आते हैं कैरोटीनॉइड्स, ये भी सभी में पाया जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिवर्सल में। सबसे पहले आता है जैसे कि क्लोरोफिल बी, ये किस में पाया जाएगा? तो देखिए ये सभी ग्रीन प्लांट्स में पाया जाएगा, है ना, ग्रीन प्लांट्स में पाया जाएगा। जो ग्रीन एल्गे होते हैं, ग्रीन एल्गी, साइनोफाइसी जिसे हम कहते हैं, साइनोफाइसी नहीं, क्लोरोफाइसी कहेंगे। तो जो क्लोरोफाइसी होते हैं, क्लोरोफाइस में ग्रीन होगा तो क्लोरो ही नाम आएगा ना, क्लोरोफाइसी होते हैं। ठीक है। उनमें क्लोरोफिल बीज पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा? तो आप अभी अपन ने क्या कहा कि क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स भी पाया ही जाएगा। अब देखिए जैसे कि क्लोरोफिल सी की बात कर लेते हैं, इसमें क्या होगा? ये जैसे जो ब्राउन एल्गी होती हैं, ब्राउन एल्गी को हम कहते हैं फेयोफाइसिया कहते हैं, फेयोफाइसिया कहेंगे। ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। साथ ही में प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स जैसे कि यूग्लिनॉइड्स में, यूग्लिनॉइड तो अलग है, ये होते हैं डायटम्स भी पाया जाएगा। डाइनोफ्लैजिलेट्स भी पाए जाते हैं इसी में। इसमें क्लोरोफिल सी पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल सी के साथ साथ बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स भी पाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्लोरोफिल डी की। तो क्लोरोफिल डी हमेशा रेड एल्गी में पाया जाएगा, रोडोफाइसी कहते हैं, RH O, रोडोफाइसिया में पाया जाएगा। ग्रीन जो रेड एल्गी होती हैं, रेड एल्गी में, उनमें पाया जाएगा। ब्राउन एल्गी को फेयोफाइसिया कहते हैं। और जो क्लोरोफिल ई है, जेंथोफाइसिया फैमिली में पाया जाएगा। जेंथोफाइसिया जो प्लांट, ये अपना एल्गी कैटेगरी होते हैं, उनमें क्लोरोफिल ई पाया जाएगा जेंथोफाइसिया में। तो क्लोरोफिल डी जिसमें पाया जाएगा उसमें अलोंग विथ क्लोरोफिल डी क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स पाया जाएगा। जिसमें क्लोरोफिल ई पाया जाता है उसमें क्लोरोफिल ई के साथ साथ क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स तो पाया ही जाएगा। एक चीज़ और जो यहाँ पे बतानी है कि यहाँ पे एक ग्रीन एल्गे, ग्रीन प्लांट्स के साथ साथ यूग्लिनॉइड्स भी है, जो कि जिनमें कि क्लोरोफिल बी पाया जाएगा। साथ ही क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स तो पाया ही जाएगा। आई होप आपको क्लोरोफिल के बारे में, क्लोरोफिल का या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का कैटेगराइजेशन समझ में आया होगा। अभी इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं, क्लोरोफिल्स और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स तक। इसके अगले वीडियो में हम लोग लाइट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू।